Hello friends, now we will discuss about third part of the diagnosability or the similarity of the matrix. So let's start. Firstly, we will discuss about a one problem of the similarity. Which of the following matrix is similar to this matrix A? हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है, ये आपको बता दी एक परमुटेशन मैट्रिक्स है, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स से सिमिलर कौन सी मैट्रिक्स है, हमें चार ऑप्शन दिए हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई 3x3 की हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 की, उसके अगर कोई सिमिलर मैट्रिक्स हमें चेक करनी है, उसके कोई सिमिलर मैट्रिक्स के हमें बताना है कि इसके सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी है। तो दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होती हैं? 3x3 की अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं तो वो सिमिलर तभी होती हैं जब उसके कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पॉलिनोमियल्स क्या हो, सेम। यानी कि वी कैन से दैट टू मैट्रिक्स ऑफ 3x3 are similar to each other if and only if they have same characteristic polynomial and they have same minimal polynomials. So इसका characteristic polynomial क्या होगा? Characteristic of A is equal to, ये जो कि परमुटेशन मैट्रिक्स है तो सिग्मा 1 2 3 की इमेज किस पे जा रही है, 1 की इमेज 2 पे जा रही है, 2 की इमेज 1 पे जा रही है, 3 की इमेज 3 पे जा रही है। यानी कि इसमें 1, 2 और 3 ये साइकिल, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स हो गया x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। और मिनिमल पॉलिनोमियल इसका क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। ये क्यों हो जाएगा इसका मिनिमल पॉलिनोमियल? क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है ओवरऑल, क्योंकि डायगोनलाइजेबल ओवरऑल क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो x माइनस 1 x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये हो गया इसका मिनिमल पॉलिनोमियल, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब जिस मैट्रिक्स का मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक सेम आएगा वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इसके सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि इफ एंड ओनली केस है। तो देखिए ये भी परमुटेशन मैट्रिक्स ही है, और इसका हम अगर सिग्मा बनाएंगे तो सिग्मा 1 2 3 क्या आ जाएगा? 1 की इमेज 1 पे, 3 की इमेज 2 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज 2 पे। तो 1 की इमेज 1 पे और 3 की इमेज 2 की इमेज 3 पे और 3 की इमेज, तो ये हो गया आपका 1 सिग्मा बराबर 1 2 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी वही आएगा। क्यों? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर परमुटेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू x की पावर r1 माइनस 1 s की पावर r2 माइनस 1 एंड सो ऑन। जहां r1 r2 क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल होते हैं। तो इसमें भी यही हो जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1। और चूंकि इसका भी परमुटेशन का ऑर्डर 2 है तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, तो इसका भी मिनिमल क्या हो जाएगा? इसका भी मिनिमल हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, यानी कि ये इस मैट्रिक्स के सिमिलर है, ये ऑप्शन ट्रू है। इन द सेम मैनर बी की बात करें तो बी का भी देखिए सिग्मा बराबर क्या आएगा? सिग्मा आएगा 1 2 3, 1 की इमेज 3 पे, 2 की 2 पे और 1 की 3 की 1 पे। तो सिग्मा बराबर इसका आएगा 1 3 2 2। सेम साइकिल है, सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा, सेम मिनिमल होगा, क्योंकि डायगोनलाइजेबल ओवर आ रहा है, तो ये भी क्या है? ये इसके सिमिलर हो जाएगी। अब ये देखिए कौन सी मैट्रिक्स? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के एंट्री, डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होती है? डायगोनल एंट्रीज। तो यानी कि अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये ए मैट्रिक्स का था, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी के लिए था, और ये सी के लिए। सी के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, सेम ये रहेगा। देखिए और ये चूंकि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो इसका मिनिमल भी क्या हो जाएगा? मिनिमल चूंकि इसका क्या होगा? कैन बी लीनियर फैक्टर, कैन बी लीनियर फैक्टर, यानी कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये भी क्या हो गई? सिमिलर टू दिस मैट्रिक्स एंड डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अब बात करते हैं ये फोर्थ मैट्रिक्स की। फोर्थ मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स है? फोर्थ मैट्रिक्स हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, फोर्थ में हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है डी मैट्रिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 होगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये इसका क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बट इसका मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करने आया, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल अगर ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती तो हम जानते हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली
इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड इन द लीनियर फॉर्म। तो अगर हम इसकी सीधी डायगोनलाइजेबिलिटी चेक कर ले, अगर ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इसका मतलब है इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ये नहीं आएगा। जो मतलब इसका मिनिमल पॉलिनोमियल अगर x माइनस वन एक्स प्लस वन नहीं आता है तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं हो सकती है। और ये कभी आएगा, ये तभी आ सकता है जब ये मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनलाइजेबल हो। फिर से समझ लीजिए, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के सिमिलर तभी हो सकती है जब इसका कैरेक्टरिस्टिक और इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, इसका मिनिमल और इसका मिनिमल सेम हो। ठीक है, तो इसका चूंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो सेम आ रहा है बट मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ओवर आर है तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है कैन बी फैक्टर इन द लीनियर फॉर्म, तो यानी कि x माइनस वन एक्स प्लस वन आ रहा है। अगर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल x माइनस वन एक्स प्लस वन आता है तो ये इसके सिमिलर है, अगर नहीं आता है तो इसके सिमिलर नहीं है। तो ये तभी आ सकता है जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो। तो हम बस इतना चेक करें क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो देखते हैं, अगर हम इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी की बात करें तो सिंपल सी बात है कि लैम्डा बराबर वन के लिए हम इसका am ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन कितना आ रहा है, 2। तो gm ऑफ लैम्डा बराबर वन कितना आ जाएगा, n3 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i, यानी 1 माइनस 0 1 0 0 माइनस 2 1 0 0 0। इसकी बात करें तो 3 माइनस रैंक आ जाएगा इसकी रैंक 2, 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी कि ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है, सिंस am is not equal to gm इट्स मीन दिस मैट्रिक्स नॉट डायगोनलाइजेबल, ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है और ये डायगोनलाइजेबल नहीं है तो इसका ये कभी भी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और अगर ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है तो ये इसके सिमिलर नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन ए बी सी इज राइट ऑप्शन, ए बी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए इस प्रॉब्लम डिस्कशन के बाद अब बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस डायगोनलाइजेबिलिटी या सिमिलर ऑफ द मैट्रिक्स के पार्ट थर्ड को। यहाँ कुछ थ्योरी है उसको समझाना है बस। इसके बाद ये थर्ड पार्ट के बाद ये लेक्चर सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म स्टार्ट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। CSI नेट गेट इन सब एग्जाम में ये सब बहुत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A n cross n real matrix is orthogonally diagonalizable if and only if A is symmetric। हमने डायगोनलाइजेबल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डायगोनलाइजेबल। अब ये ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल क्या चीज है, हमें इस पर डिस्कस करना है कि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल क्या चीज है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स जब पढ़ते हैं हम तो B इक्वल टू P इनवर्स AP, ये सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स की डिफिनीशन होती है कि A and B is said to be similar to each other if and only there exists a invertible matrix P such that B is equal to P inverse AP। ये होती है सिमिलरिटी की डिफिनीशन। अगर यहाँ पे P ट्रांसपोज इक्वल टू P इनवर्स, इस कंडीशन को और फॉलो करें, मतलब ये रिलेशन हो और P ट्रांसपोज बराबर P इनवर्स हो तो हम कह देंगे ये ऑर्थोगोनली सिमिलर हो जाते हैं। ये मैं बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। तो क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनली सिमिलर। अब इसी में अगर क्या हो जाता है, हम कह देते हैं D बराबर P इनवर्स AP सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू P इनवर्स, तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल यानी कि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल की अगर डेफिनेशन बात करें तो डेफिनेशन होगी लेट A be a matrix such that there exists an invertible matrix P such that D is equal to P inverse AP and P transpose is equal to P inverse, the matrix A is said to be orthogonally diagonalizable। तो ये हम कहे थ्योरम क्या है, ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली ए इज सिमेट्रिक। यानी कोई रियल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल तभी हो सकती है जब वो सिमेट्रिक हो। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी। ये दोनों केस इफ एंड ओनली, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगी, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है
तो सिमेट्रिक हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इंप्लाइज डायगोनलाइजेबिलिटी, यानी कि अगर कोई ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारी डायगोनलाइजेबल होती हैं और सारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल भी होती है, और ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इंप्लाइज डायगोनलाइजेबल, बट डायगोनलाइजेबल डज नॉट इंप्लाइज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। इसका एग्जांपल देखिए, एक हमने मैट्रिक्स ले ली, हमने कौन सी मैट्रिक्स ले ली, एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 0 1 0 -1 0 1 0 और 0 0 2 0 0 2। देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसके आइगन वैल्यू क्या है 1 1 2 0 0 ये -1। या हम इसको और इजी करने के लिए थोड़ा इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 3 को तो और आसान हो जाएगा, हमारे पास तीनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसकी सारी आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्योंकि इसकी सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। बट दिस मैट्रिक्स इज नॉट ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल। क्यों, क्योंकि ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होने के लिए मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना इंपॉर्टेंट है, और ये सिमेट्रिक तो है नहीं, तो यानी कि ये ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल तो नहीं है बट डायगोनलाइजेबल है, जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कंटेन फुल सेट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर। सही है, हम लोग ने जो ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल पढ़ा, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर आइगन वेक्टर की बात कर रहा है, ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर की बात करें। हम लोग क्या होते हैं, जब आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, जैसे लैम्डा के रिस्पेक्ट में और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इसके सबके रिस्पेक्ट में हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। जो वो आइगन वेक्टर्स हैं वो क्या हो आते हैं ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल के केस में, आइगन वेक्टर वो ऑर्थोनॉर्मल्स आते हैं, यानी कि उनका जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सिमिलर केस में, ये चूंकि रियल सिमेट्रिक की बात कर रहा था, अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में बात कर रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है, स्टेटमेंट में जो टर्म्स हैं बस वो चेंज हो जाएंगे। जैसे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल की जगह यूनिटरी डायगोनलाइजेबल आ जाएगा, बाकी सेम है, और रियल सिमेट्रिक की जगह नॉर्मल मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज यूनिटरी डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ it is normal matrix. A unitary diagonalism implies diagonalizable over C, but converse statement is not true. Unitary diagonalism matrix contain full set of an orthonormal eigenvector. सही है, two real symmetric matrices are congruent. इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन हम क्या बताते हैं, ये तो कंडीशन थी किसकी, ये सिमिलरिटी ऑफ द कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन भी हम बता चुके हैं, B इक्वल टू P ट्रांसपोज APU होती है कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। यानी कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए कि B is said to be congruent to A if there exists in multiple matrix P such that B is equal to P transpose AP। ये किसकी कंडीशन है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है। अब इसी में ध्यान रखिए कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स में आया था क्या, जनरली ये डिफिनेशन किसकी थी, ये डिफिनेशन थी सिमिलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसी में कौन कौन से टर्म ऑर्थोगोनली सिमिलर आ गया तो P ट्रांसपोज बराबर P इनवर्स कंडीशन आ गई। यूनिटरी सिमिलर आ जाता तो क्या हो जाता, P का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू P इनवर्स हो जाता। ये टर्म्स हैं, ये कंडीशन किसकी थी, बस ये मेन डिफिनेशन और ये टर्म्स है कि B बराबर, अगर मान लीजिए और ये कंडीशन थी ऑर्थोगोनली सिमिलरिटी की, ऑर्थोगोनली सिमिलर, और ये किसकी थी, ये यूनिटरी सिमिलर, यूनिटरी सिमिलर क्या था, यूनिटरी सिमिलर। अब ये कंडीशन सिमिलरिटी की, B इक्वल टू P इनवर्स AP, B इक्वल टू P इनवर्स AP। अब B इक्वल टू P इनवर्स AP में अगर P ट्रांसपोज बराबर P इनवर्स आ गया तो ये कंडीशन किसकी हो गई, ये हो गई ऑर्थोगोनली सिमिलर की। अगर P कंजुगेट बराबर P इनवर्स आ गया तो यूनिटरी सिमिलर की। इसी प्रकार इसमें भी ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन किसकी है, कॉन्ग्रुएंस की। अगर इसी में भी P ट्रांसपोज बराबर P इनवर्स आ जाए तो कंडीशन हो जाएगी ऑर्थोगोनली कॉन्ग्रुएंट की। अगर P कंजुगेट बराबर P इनवर्स आ जाए तो हो जाएगी यूनिटरी कॉन्ग्रुएंट की। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम इनर्शिया। अगर यानी कि दो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, हमको उनको दिखाना है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, तो इसमें हमें कुछ नहीं दिखाना है, बस हम ये दिखा देंगे कि उनका इनर्शिया क्या है, सेम है। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया PQK इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां P होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू
नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, क्यू होता है, ये पी होता है, पी क्यू होता है नंबर ऑफ निगेटिव आइगन वैल्यूज, और के होता है नंबर ऑफ जीरोज आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यू। ये हमारा पूरा ये जो ट्रिपलेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं इस पूरे ट्रिपलेट को। ठीक है, तो चलिए इस पर भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे हम। इस पर प्रॉब्लम क्या है, हमने एक दो मैट्रिक्स दे रहे हैं, दो मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स ए है, और एक सिमिलरली बी मैट्रिक्स है 2 1 0 0 0 0 0 0 0। ये देखिए ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है हमें, और ये दोनों ही ध्यान से देखिए, ये दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक है, देख लीजिए, क्योंकि ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक है। इसकी आइगन वैल्यू, अगर ट्रिपलेट इनर्शिया की बात करें पी क्यू के, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 2, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू 0, नंबर ऑफ जीरो आइगन वैल्यू 1। इसकी बात करें सेम, तो इसमें भी नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 2, नंबर नेगेटिव आइगन वैल्यू 0, नंबर ऑफ 1। चूंकि दोनों रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और दोनों के इनर्शिया ट्रिपलेट, यानी कि इनर्शिया ट्रिपलेट कहते हैं, दोनों के इनर्शिया क्या है, सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं ए, यानी कि हम कह सकते हैं बी इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी, ये रिलेशन फॉलो करेगा, यानी कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।